आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कक्षा 10 सीबीएसई की तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र को कितने कम शब्दों में आपको समराइज किया सके। सो वी आर गोइंग टू समराइज इट इन वेरी फ्यू वर्ड्स एंड होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. Okay, and I will be using English and Hindi. Okay, so that if someone doesn't understand Hindi completely, so they can at least get the gist out of it. So let's start. तो आइए हम शुरू करते हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू टॉपिक्स. हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे शैलेंद्र कौन थे, राज कपूर कौन थे, तीसरी कसम क्या है, तीसरी कसम को कितने पुरस्कार मिले, तीसरी कसम को बनाते समय किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा. तो हम एक 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 करके जानेंगे, वन बाय वन करके हम समझेंगे. ठीक है, तो आपके सामने जो ये पहला पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें क्या 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 कहा गया है कि जब राज कपूर अपने समय के बहुत ही अच्छे निर्देशक, डायरेक्टर और एक्टर थे. उनकी एक मूवी का नाम था संगम, और संगम के हिट हो जाने पर उन्होंने 4 फिल्मों के डायरेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया. सो आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ संगम, he announced for 4 movies. So one is मेरा नाम जोकर, second is अजंता, third is मैं और मेरा दोस्त, और सत्यम शिवम सुंदरम. But in 1965 when he started making मेरा नाम जोकर, which took 6 years, and he never imagined that it will take 6 years. So meanwhile in those 6 years he also acted in one movie. इन 6 सालों में मेरा नाम जोकर को बनाते समय जो 6 साल लगे, उसमें उन्होंने एक और मूवी बनाई जिसका नाम था तीसरी कसम. और तीसरी कसम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सेल्यूलाइड पर लिखी कविता है. अब सेल्यूलाइड पर लिखी कविता का मतलब क्या है कि कहानी में जो भी इमोशंस हैं उसको हूबहू सेम कॉपी करके रील में या वीडियोस और सॉन्ग्स के थ्रू डाल दिया गया है. सो वॉट एवर द इमोशंस वर देयर इन द स्टोरी, सेम हैज़ बिन ट्रांसफर्ड और सेम हैज़ बिन शोन इन वीडियो और मूवी. अच्छा, अब हम आगे के पैराग्राफ में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि तीसरी कसम को आप यहाँ पे देख सकते हो. मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये आपको याद रखना ज़रूरी होगा बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. दे आस्क फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. ओके, सो कौन कौन से पुरस्कार मिले. तो बेसिकली तीसरी कसम को पुरस्कार जो मिला है वो है राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया. अगला जो है मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी इसको पुरस्कार मिले हैं. और इस पिक्चर को काफ़ी, मतलब इसको प्रेज किया गया. सो इट वाज प्रेज्ड एवरीवेयर इन ऑल द फेस्टिवल्स. मस्को फिल्म फेस्टिवल, दे गॉट सम स्वर्ण पदक, ऑल दोज थिंग्स. ओके, अब ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मूवी कोई बना सकता है तो उसे सच्चा कवि बना सकता है. और कवि का काम क्या है? कवि का काम है कविता को लिखना. वो कविता में आपने देखा होगा कि बहुत ही कम शब्दों में लाइक दे विल पुट ऑल द इमोशंस, राइट. सो ऐसा कौन कर सकता था? ऐसा उस समय में केवल शैलेंद्र कर सकते थे. और इसमें ये भी बताया गया है कि शैलेंद्र की ये पहली और लास्ट मूवी थी. तो अगर क्वेश्चन आता है कि शैलेंद्र ने कितनी मूवियों का निर्माण किया या उनकी कौन सी मूवी थी, तो आप उसमें केवल यही आंसर कर दिए, ही ओनली डायरेक्टेड 1 मूवी विच इज़ तीसरी कसम. ओके, अब शैलेंद्र was very good friend, or you can say very good colleague of Raj Kapoor, and Raj Kapoor was a like very jovial person, so he used to crack jokes. Okay, so when Shailendra reached to Raj Kapoor, then he explained, then he gave the narration. While narrating him, he told that okay, I accepted it. ठीक है, मैं मूवी तो करूँगा, but you have to give me advance. And Shailendra never expected this, that he will say
like he will ask for advance, he will ask for money. Okay, then he told, कोई बात नहीं, मुझे 1 रुपया एडवांस चाहिए, आप मुझे 1 रुपया ही एडवांस देना। आगे आगे में हम देखते हैं कि राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र के हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। अर्थात मीन्स योर, आपकी जो मूवी है ये बहुत अच्छी है, लेकिन वेदर पीपल विल एक्सेप्ट और नॉट, जनता जो मूवी देखती है, जो इसमें पैसे लगाएगी, आपके मूवी को देखने के लिए पैसे लगाएगी, वेदर दे विल एक्सेप्ट इट और नॉट। ओके, लेकिन वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितना आत्मसंतुष्टि की अभिलाषा थी। तो बेसिकली ही वांटेड टू मेक दिस मूवी फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, नॉट टू gain it, gain money or not to gain name. Okay, it was not for name, fame and money, it was only for self satisfaction. So आता है कि वो आदर्शवादी भावुक कवि थे। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली आप कह सकते हो कि उनको पैसे से मतलब नहीं था, वो केवल आत्मसंतुष्टि के लिए ही ये मूवी बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और भी प्रॉब्लम था कि पीपल डिडंट गेट डिस्ट्रीब्यूटर, आई मीन टू से ही डजंट डिडंट गेट एनी डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने कोई मूवी बनाई, सो बेसिकली क्या होता है, वी हैव टू गो टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन डिस्ट्रीब्यूटर विल टेक इट टू डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स, विच मीन्स थिएटर्स। ओके, तो इसको बमुश्किल से ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिला। मूवी मूवी कब आई कब गई किसी को नहीं पता है, लेकिन इसमें जो काम किया था राज कपूर ने काम किया था, वहीदा रहमान ने काम किया था, उस समय के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन ने काम किया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई वितरक मिला, कोई खरीदने वाला मिला। क्यों ऐसा था? अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ये उस समय की सबसे अलग हटके मूवी थी, और इसमें केवल इमोशंस इतने ज़्यादा थे कि उसे किसी हम वेइंग स्केल पर मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। फिल्म कब आई कब चली गई किसी भी मालूम नहीं पड़ा। अब हम आगे आगे के पैराग्राफ में देखेंगे कि शैलेंद्र हमेशा सोचते थे कि जो भी दर्शकों को पसंद है, जो भी दर्शक चाहते हैं, हम उन्हें अच्छे से पेश करें स्क्रीन के ऊपर। So if customer is demanding for something, so we should try to cater it in a very different way and it should reach to customer properly. Okay, so ऐसा एक इंस्टेंस है कि एक मूवी थी श्री 420, जिसमें उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर जय किशन टोल्ड दैट देयर इज वन लाइन वेयर, लाइन ऐसे है कि चार रात दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, लेकिन देर आर ओनली 4 डायरेक्शंस, why you are mentioning about 10 directions? So he mentioned that we should take care of customers requirement, what they want to see, what they want to listen. Okay, we should try to cater in such a way that it should make some sense to them, it should come with emotions, it should come with feelings, and he was not ready to change that particular line in श्री 420. So this question can come कि वे दर्शकों को क्या देना चाहते थे। तो आप लिख सकते हैं कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए और हमेशा उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें। ठीक है, आगे आगे की लाइन में है कि उनके कविताओं में, उनके गीतों में, जैसे उनके गीत है मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब ऐसे गीत कौन लिख सकता है? ऐसे गीत केवल शैलेंद्र लिख सकते हैं। वाई ही कैन राइट? बिकॉज देयर इज अ पीस, okay, in this song there is a deep meaning just like ocean, okay, which can only be written by or which can only be delivered by Shailendra, and same has been given in movie and same he used to believe in their life, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी में in his life he was very peaceful, he was very silent, but whatever he used to write that will make
a lot of noise, means that will come with a very deep meaning. अब आगे के हम पैराग्राफ में देखते हैं कि शैलेंद्र ने राजकुमार जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन पर राज कपूर, सॉरी राजकुमार नहीं, इसके जो अभिनेता है वो राज कपूर है। तो हीरामन पर राजकुमार, अगेन मैंने मिस्टेक्स किया। तो हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो कहने का ये मतलब है कि हीराबाई, हीरामन, ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं और इनको जिन्होंने प्ले किया है वो एक्टर्स नहीं थे, बेसिकली वो लोग कैरेक्टर को ही जी रहे थे। मीन्स इट्स नॉट राज कपूर और वहीदा रहमान वॉज टॉकिंग ऑन द स्क्रीन, इट वॉज लाइक हीरामन एंड हीराबाई। अब आगे की लाइन में दिया है कि हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव। अब हमेशा वी नीड टू टेक केयर दैट दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। सो कहने का ये मतलब है कि our movies doesn't show the real emotion, means like we have seen in movies, if a hero will kick any bus or truck, it will go 100 feet away, right? So वो क्या है, वो ग्लोरीफाई करना है, ठीक है। तो वैसे ही हम जो भी दुख दिखाते हैं, सो जैसे हम देखते हैं, वी यूजुअली वॉच दैट इफ समवन इज डेड देन दे विल लाइक क्राई, दे विल कीप ऑन क्राइंग, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम हमारे त्रासद स्थितियों, अर्थात जो भी उसमें बुरी चीज़ें होती हैं, जो भी उसमें दुख भरी चीज़ें होती हैं, उसको कुछ हम ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा हमारे रियल लाइफ में होता नहीं है, ठीक है। अब शैलेंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि चूँकि उनको पता था कि ये मूवी फ्लॉप भी हो सकती थी, और इस चैप्टर के हमने स्टार्टिंग में देखा कि राज कपूर ने कैसे उन्हें बताया था कि भाई ये आपकी मूवी फ्लॉप हो सकती थी, बट उन्हें तो पैसे कमाने से मन नहीं था, बस उन्हें एक मूवी बनानी थी क्योंकि उन्हें एक अच्छी स्टोरी मिल गई थी और उन्होंने वो चीज़ बनाई। तो उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं, जूझने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके तहत अपनी मंजिल तक पहुँचा जा सके। अर्थात कहने का ये मतलब है कि वो कुछ पैसे-वैसे की लालच में नहीं थे, सेम चीज़ उनके गीतों में भी दिखता था कि उनके गीतों में केवल केवल रोने की चीज़ नहीं है, ठीक है? करुणा क्या होता है? करुणा होता है दर्द, जूझने का संकेत भी था कि अगर हमारे पास उदासी, अगर हमारे जीवन में दुःख है, तो हम इससे कैसे बाहर निकल सकें, तो उसमें एक तरीके का मोटिवेशन भी है। आगे अभिनय के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरी कसम राज कपूर की ज़िंदगी की सबसे हसीन फ़िल्म है और राज कपूर जिन्हें समक्षक और कला मर्मज्ञ आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं, तीसरी कसम में मासूमियत के चरमोत्कर्ष को छूते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस मूवी में अपने आँखों से ही बात किया और उन्होंने इस मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग की थी। और इसलिए उन्हें बहुत बड़ी बात यह है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो तब उन्होंने ये एक्टिंग किया जब वो शोमैन ऑलरेडी बन चुके थे। लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया। वह कहीं हीरामन का अभिनय नहीं करता, अपितु खुद हीरामन में ढल गया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि वहीदा रहमान और राज कपूर ने एक्टिंग नहीं किया है, ये खुद हीरामन और हीराबाई ने ही एक्टिंग किया है। बेसिकली वो उस मूवी में हीरामन और हीराबाई ही एक्टिंग कर रहे थे, ठीक है। इस कहानी में हमें ये चीज़ याद रखना है कि इसकी पटकथा के मूल कहानी के लेखक अर्थात इसके स्टोरी राइटर कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने कहानी का रेशा-रेशा उसकी छोटी से छोटी बारीकियाँ में भी फ़िल्म में शैलेंद्र ने पूरी तरह से उतारी। तो यह होता है हमारे चैप्टर का द एंड। और इस चैप्टर में हमें कुछ चीज़ें जो याद रखनी है कि हीरामन कौन थे, राज कपूर कौन थे, हीराबाई कौन थी, शैलेंद्र ने कौन शैलेंद्र को राज कपूर ने फ़िल्म स्टार्ट करने के पहले क्या बताया था, ठीक है? इस फ़िल्म को कौन-कौन से पुरस्कार मिले थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लेने से क्यों मना कर दिया था, ये फ़िल्म कौन से ईयर में रिलीज़ हुई थी और शैलेंद्र की ने कितनी मूवीज़ बनाई थी, इसके लेखक कौन थे, ये हमें याद रखना चाहिए। और यही एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शायद आपको ये वीडियो
अच्छा लगे। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए या हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे, तो हम उसके हिसाब से आपको वीडियो बनाएँगे और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।